नमस्कार साथियों, मेरा नाम है एस एल भारती और आप देख रहे हैं करंट अफेयर्स का नया सेगमेंट। और आज तारीख है आप लोगों को 28 जून 2025। हम लोग जो है 28 जून 2025 से जितने भी करंट अफेयर्स का महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है उस सभी पर डिस्कस करेंगे। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो आप इस लिंक पर जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन से और बातचीत करते हैं पहला क्वेश्चन और हेडिंग लाइन में देख लेते हैं क्या हेडिंग लाइन में है। और हेडिंग लाइन में सबसे जो पहला क्वेश्चन है इसको विस्तार से बात करेंगे। क्या है कि चीन में चमगादड़ों में जो मिले हैं कितना वायरस मिला है, नए 20 वायरस मिले हैं। इस पर बातचीत करेंगे, विस्तार से बात करेंगे कि क्या मिला है और कौन सा वायरस जो है आपको मानव के लिए कह सकते हैं कि खतरा पैदा कर सकता है। तो आइए बातचीत करते हैं। और पहला क्वेश्चन आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि सबसे पहला क्वेश्चन जो है आप लोगों को दिवस से रहता है। दिवस से क्या क्वेश्चन है, आइए देख लेते हैं कि हाल ही में कौन सा दिवस मनाया गया है। तो अंतर्राष्ट्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम दिवस मनाया गया है। और यह दिवस जो है आपको प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, तो यह 27 जून को मनाया जाता है। हर साल जो है 27 जून को दुनिया भर को MSME दिवस मनाया जाता है, ताकि आर्थिक विकास, रोजगार सृजन, नवाचार और स्थिरता में सूक्ष्म लघु और मध्यम आकार के उद्यमियों के अपार योगदान को मान्यता दी जा सके। यदि बात करते हैं कि 2017 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित यह दिवस जो है वैश्विक स्तर पर इन उद्यमियों द्वारा कह सकते हैं कि निभाई जाने वाली महत्वपूर्ण भूमिका को उजागर करने का एक अवसर है, खास करके विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में जहां वे स्थानीय विकास और उद्यमिता की रीढ़ के रूप में कह सकते हैं कि ये काम करते हैं। यदि बात करते हैं कि आपको बता चुके हैं कि यदि दिवस जो है महत्वपूर्ण रहता है और थीम यदि महत्वपूर्ण रहता है तो थीम से भी हम लोग बातचीत करते हैं। और इस वर्ष का यदि कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय सूक्ष्म लघु और आपको जो मध्यम उद्यम दिवस है इसका थीम यदि बात करते हैं कि 2025 का थीम क्या है, तो थीम आप लोगों को रखना क्या है, थीम सतत विकास और नवाचार के चालक के रूप में MSME की महत्वपूर्ण भूमिका, बढ़ती भूमिका को जो है उजागर करना है आपको किसके रूप में, तो अंतर्राष्ट्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम के दिवस के रूप में। यदि बात करते हैं कि इसका इंग्लिश क्या होता है, तो इंग्लिश भी आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए कि इंग्लिश यहां पर देख लीजिए, सीधे देख लेते हैं कि इंग्लिश का इंग्लिश यदि बात करते हैं तो इंग्लिश यहां पर लिखा हुआ है आप लोगों को क्या लिखा हुआ है, माइक्रो स्मॉल आपको कह सकते हैं कि मीडियम इंटरप्राइज होता है। तो आप हिंदी में भी कह सकते हैं और इंग्लिश दोनों आपको बता चुके हैं कि दोनों आपको याद रखिएगा। शॉर्ट में यदि बात करते हैं तो शॉर्ट में इसको MSME के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। यहां पर थोड़ा सा क्वेश्चन को सुधार कर लीजिएगा, जो आपको पीडीएफ मिलेगा तो पीडीएफ में यहां पर हल्का आपको सुधार करना है। क्या करना है, यहां पर ई जो लिखा है थोड़ा सा आई यहां पर छूटा हुआ है, ठीक है, तो आपको लिखना है क्या लिखना है, आई लिखना है। तो आपको या इंग्लिश में कह सकते हैं कि ISS लिखा हुआ, ठीक है। तो ISS पर पहुंचने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन बने हैं, तो कौन बने हैं, शुभांशु शुक्ला बने हैं। वैसे ये प्रश्न मैंने आप लोगों को करवा दिया है, लेकिन फिर से एक बार जब पहुंचे हैं तो फिर से एक बार आप लोगों को कह सकते हैं कि करवा देते हैं। तो ISS पर पहुंचने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन बने हैं, तो शुभांशु शुक्ला बने हैं। भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला जो है ये इनके सहित कह सकते हैं कि कितने एस्ट्रोनॉट, तो 4 एस्ट्रोनॉट कह सकते हैं कि 26 जून को शाम 4 बजे कह सकते हैं कि 4 बजे जो है आपको इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ये पहुंच चुके थे। और 28 घंटे इनको लगा, कितना सफर पर पहुंचने में कितना देर लगता है, 28 घंटे। और जिस दिन इनका उड़ान भरा था, ठीक है, तो उस दिन भी आप लोगों को बताया था कि एक्सियोम मिशन के तहत जो एक्सियोम 4 मिशन के तहत जो है 25 जून को दोपहर करीब 12 बजे एस्ट्रोनॉट ISS पर रवाना हुए थे। और ये आपको कह सकते हैं कि सीधी सी बात है कि आपको कितना देर लगता है इनको, तो 28 घंटा लगता है ISS पर पहुंचने में। शुभांशु शुक्ला ISS पर पहुंचने वाले जो है पहले और स्पेस में जाने वाले दूसरे भारतीय हैं। ध्यान रखिएगा, ISS पर पूछे कि ISS पर पहुंचने वाले पहले, और यदि अंतरिक्ष पूछे तो अंतरिक्ष में जाने वाले ये दूसरे भारतीय हैं। कौन, तो शुभांशु शुक्ला। यदि पहले के बारे में बात करते हैं कि पहले अंतरिक्ष यात्री कौन थे, तो पहले अंतरिक्ष यात्री आप लोगों को वैसे भी पहले भी एक बार बातचीत कर चुके हैं और यहां पर भी एक बार बातचीत कर लेते हैं कि राकेश शर्मा। और राकेश शर्मा कब गए थे, तो 1984 में सोवियत यूनियन के स्पेसक्राफ्ट से ये गए थे। चलिए यहां पर ध्यान रखना है आप लोगों को प्रश्न। और आप लोगों को एक यहां पर थोड़ा सा देखिए नोट करके लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, ISS पर
पहले से मौजूद 7 अंतरिक्ष यात्री की जो टीम थी उसको किस नाम से जाना जाता है? यदि इस तरह का प्रश्न पूछे तो उसको भी आपको याद रखना है कि उसको किस नाम से जानते हैं हम लोग? तो एक्सपेडिशन आपको 73 के नाम से जानते हैं, जो कि पहले से आपको कर सकता है, ऐसा कर सकता है कि जो पहले से स्पेस स्टेशन पर पहले से मौजूद थे। तो पहले से जो आपको दिखाई पड़ते हैं 7 यात्री क्या थे? पहले से आपको मौजूद दिखाई पड़ते हैं। और यहाँ पर 4 यात्री क्या होते हैं? आपको एक्सियम 4 से जाते हैं। तो 7 4 11 यात्री दिखाई पड़ता है। तो 7 4 11 यात्री अभी स्पेस स्टेशन में दिखाई पड़ते हैं 11 यात्री। तो 7 पहले से थे और 4 अभी हाल फिलहाल में आपको दिखाई पड़ते हैं कि 4 यात्री आपको एक्सियम 4 मिशन से जाते हुए। चलिए अगले प्रश्न पर बात कर लेते हैं हम लोग। और नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों के सामने देखिए कौन सा प्रश्न है। तो आपको प्रश्न दिखाई पड़ रहा है कि हाल ही में किस जीवाश्म पार्क को यूनेस्को की संभावित विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है? प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है और क्या है प्रश्न उसको भी ध्यान से रखना है। देखिए यूनेस्को की संभावित है, ठीक है, कि संभावित विश्व धरोहर सूची में कर सकता है कि स्थलों में कर सकते हैं कि शामिल किसको किया गया है? तो किसको किया गया है? सलखान जीवाश्म पार्क। ये सलखान जीवाश्म पार्क है कहां? वैसे पहले जान लीजिए, एक बात जान लीजिए कि अभी वर्तमान में यदि बात करते हैं कि यूनेस्को की सूची में भारत में कितना स्थल है, तो अभी वर्तमान में कितना है? 43 है, ठीक है। अभी आप जो है कह सकते हैं कि लेटेस्ट यदि बात करते हैं कि सबसे लेटेस्ट कौन सा है, तो आपको असम का मोईदाम जो पढ़े होंगे तो असम का मोईदाम वाला क्या है? सबसे लेटेस्ट है। लेकिन यहां पर क्या है प्रश्न? तो यहां पर है हाल ही में किस जीवाश्म पार्क को जो है कह सकता है कि यूनेस्को की संभावित विश्व धरोहर सूची में शामिल करने की बातचीत की जा रही है। तो किसको बातचीत संभावित कर दिया गया है? आपको सलखान जीवाश्म पार्क को। तो सलखान जीवाश्म पार्क है कहां पर? यदि ये करंट अफेयर्स में आया है सलखान जीवाश्म पार्क, तो सलखान जीवाश्म पार्क को आपको याद रखना है कि किस राज्य में है, किस जिला में है। तो सबसे पहले तो राज्य यदि बात करते हैं तो राज्य आपको किस राज्य में देखने को मिलेगा? तो उत्तर प्रदेश में। यदि उत्तर प्रदेश की बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश में किस जिले में, तो उत्तर प्रदेश में आपको एक जिला है और उस जिले का नाम है क्या है? सोनभद्र है। तो सोनभद्र जीवाश्म पार्क, उसको क्या कह सकते हैं? नाम क्या दिया गया है? तो सोनभद्र। तो सोनभद्र में ही आपको देखने को मिलेगा आपको सलखान जीवाश्म पार्क को। तो सोनभद्र जीवाश्म पार्क के नाम से भी इसको जानते हैं, तो जिसे कि सलखान जीवाश्म पार्क भी कहते हैं। तो दोनों में से कोई यदि नाम रहे तो आपको याद रखना है कि या तो सलखान जीवाश्म पार्क रहे या तो डिस्ट्रिक्ट के नाम से ही आपको सोनभद्र जीवाश्म पार्क नाम दिया हुआ है। तो आप कह सकते हैं कि डायरेक्ट की सलखान जीवाश्म पार्क को आपको किसमें शामिल किया गया? संभावित धरोहर सूची में। ऐसा माना जाता है कि हो सकता है कि आने वाले 2 वर्षों में, ठीक है, तुरंत तो इसको अस्थायी सूची में शामिल नहीं किया जाएगा, लेकिन हो सकता है कि आने वाले 2 वर्षों में इसको यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल कर लिया जाएगा। लेकिन अभी वर्तमान तौर पर देखते हैं तो वर्तमान तौर पर इसको संभावित सूची में शामिल किया गया है। और ये जो आपको जो जीवाश्म यदि बात करते हैं कि जीवाश्म को क्यों शामिल किया गया है, किस लिए यूनेस्को की सूची में क्यों शामिल करते हैं, तो यूनेस्को की सूची में इसलिए शामिल किया जाता है। तो ये सबसे पहले देख लीजिए किस रेंज में आता है, तो कैमूर रेंज में आता है। 25 हेक्टेयर में ये फैला हुआ है और ये जो आपको बता ही चुके हैं कि सोनभद्र जिले के कह सकते हैं कि सलखान गांव में ये स्थित है। और ये जो है करीब 1.4 अरब साल पुराना जीवाश्म यहाँ पर देखने को पाया जाता है, कह सकते हैं कि पाया जा रहा है। तो 1.4 अरब वर्ष बहुत पुराना हो जाता है। और यह क्यों शामिल किया जा रहा है? तो शामिल इसको किया जा रहा है साइनोबैक्टीरिया की वजह से। साइनोबैक्टीरिया आप लोग पढ़े होंगे, किसमें पढ़े होंगे? तो आपको बायोलॉजी में। ऐसा कहा जाता है कि पृथ्वी पर सबसे पहले यदि किसी जीव की उत्पत्ति हुई है, तो सबसे पहले यदि किसी जीव की उत्पत्ति हुई तो कौन से जीव की उत्पत्ति हुई है? साइनोबैक्टीरिया की। तो पार्क में जो है कह सकते हैं कि प्राचीन साइनोबैक्टीरिया नीले हरे शैवाल के द्वारा निर्मित परतदार तलछटी संरचनाएं चट्टाने पाई जाती है, ठीक है। यहाँ पर जो चट्टाने पाई जाती है किससे निर्मित है? तो ये कह सकते हैं कि आपको साइनोबैक्टीरिया या नीले हरे शैवाल के द्वारा ये निर्मित चट्टाने पाई जाती है। और जब कह सकते हैं कि ये पृथ्वी के लिए एक तरह से जानकारी, शुरुआती जीवनों के बारे में जानकारी प्रदान होती है। क्यों शुरुआती जीवनों के बारे में जानकारी प्रदान होती है? क्योंकि आपको पहले ही बता चुके हैं कि साइनोबैक्टीरिया क्या है? पृथ्वी पर पहली बार कह सकते हैं कि जो पहली बार कह सकते हैं कि पहले जो कह सकते हैं कि जीवन उत्पत्ति हुई है कौन से जीव की? इस साइनोबैक्टीरिया, जिसको कि नीले हरे शैवाल के अंतर्गत रखा जाता है। तो ये प्रश्न महत्वपूर्ण है और महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो आपको ध्यान रखना है। इसका इमेज भी आपको दिखा देते हैं। ये जो आपको सोनभद्र में जो सलखान जो आपको दिखाई पड़ रहा है, इसका इमेज हम लोग देख लेते हैं एक झलक में। ये जो देखिए, ये जो आपको इमेज दिखाई पड़ रहा है, यही क्या है? सोनभद्र का है सलखान आपको जीवाश्म पार्क। और यही जीवाश्म पार्क को क्या कहते हैं? यूनेस्को की आपको अस्थायी सूची में, अभी वर्तमान में अस्थायी सूची में शामिल किया गया है। आने वाले दिनों में हो सकता है कि इसको अस्थायी सूची में शामिल कर लिया जाए। तो हो सकता है अगले वर्ष या 2 वर्ष लग जाए, लेकिन 2 वर्षों के अंतराल तक मैं कह सकता है कि इसको शामिल किया जा सकता है।
क्यों इंपॉर्टेंट है? ये जो आपको चट्टाने दिखाई पड़ रही है, ये चट्टाने किससे निर्मित है? ये साइनोबैक्टीरिया से निर्मित है, नीले हरे शैवाल से चट्टाने निर्मित है। और सबसे पहली बार जीवन की उत्पत्ति किससे हुई है? तो आपको नीले हरे शैवाल से दिखाई पड़ती है। इसी वजह से जो ये कह सकते हैं कि इसके बारे में, पृथ्वी के बारे में जानकारी यहां से अवेलेबल हो सकती है, बहुत सारी जानकारी अवेलेबल हो सकती है। और वैज्ञानिकों के लिए क्या है? महत्वपूर्ण है यहां पर शोध करना। चलिए अगला प्रश्न पे बात करते हैं। और अगला प्रश्न क्या है देख लेते हैं कि हाल ही में कनाडा फेयरपैक्स, किसके बारे में बातचीत कर रहे हैं कि हाल ही में कनाडा के फेयरपैक्स फाइनेंशियल में वरिष्ठ सलाहकार के रूप में कौन नियुक्त हुए हैं या कौन शामिल हुए हैं? तो कौन शामिल हुए हैं? आपको अमिताभ कांत। और अमिताभ कांत से प्रश्न को, एक प्रश्न पहले भी आपको 4-5 दिन पहले करवाए थे कि अमिताभ कांत जो है आपको G20 के कह सकते हैं कि ये पहले आपको अध्यक्ष कह सकते हैं, लेकिन ये जो है वर्तमान तौर पर तो इससे क्या होता है, G20 से ये इस्तीफा दे देते हैं ना। तो ये G20 के पूर्व कह सकते हैं कि अध्यक्ष तौर पर काम कर रहे थे, या G20 की शेरपा के नाम से इनको जाना जाता था। तो G20 शेरपा से ये क्या करते हैं, हाल ही में त्याग पत्र देते हैं। और G20 के शेरपा के से यदि पद से ये त्याग पत्र दिए हैं तो हाल में आप बने क्या है, किसमें शामिल किया गया, कौन से सलाहकार पद पर शामिल किया गया? तो हाल ही में कनाडा के फेयरपैक्स। तो एक कनाडा में आपको दिखाई पड़ता है अरबपति दिखाई पड़ता है, उनका क्या नाम है? तो प्रेम वत्स दिखाई पड़ते हैं। और प्रेम वत्स की एक कंपनी है फेयरपैक्स। तो फेयरपैक्स फाइनेंशियल होल्डिंग लिमिटेड ने कह सकते हैं कि नीति आयोग के, ये नीति आयोग में भी काम कर चुके हैं, नीति आयोग के पूर्व सीईओ रह चुके हैं। अमिताभ कांत के बारे में यदि जानते हैं तो आप लोग को मालूम होना चाहिए कि ये नीति आयोग के पूर्व सीईओ रह चुके हैं। और सीईओ जब हटे थे तो क्या बने थे? आपको फिर से शेरपा बने थे, G20 के शेरपा बने थे। तो G20 के शेरपा के पद से भी इन्होंने त्याग पत्र दे दिया था, ठीक है। उसके बाद वर्तमान तौर पर यदि हम बात करते हैं तो अभी क्या ये बने हुए हैं? तो कनाडा में कह सकते हैं कि कनाडा में एक अरबपति है, प्रेम वत्स है, और उनका जो कंपनी है आपको दिखाई पड़ता है फेयरपैक्स कंपनी दिखाई पड़ती है। और फेयरपैक्स कंपनी के आपको कह सकते हैं कि वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किए गए हैं। कौन? तो आपको अमिताभ कांत। तो याद रखिएगा अमिताभ कांत को कि वर्तमान तौर पर अमिताभ कांत का क्या काम है। तो फेयरपैक्स के होल्डिंग के कह सकते हैं कि क्या बने हुए, एक तरह से सलाहकार बने हुए। आइए एक झलक हम लोग देख लेते हैं अमिताभ कांत का। तो अमिताभ कांत, ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं यही अमिताभ कांत हैं। चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। और अगला प्रश्न आपको दिखाई पड़ रहा है विश्व पुलिस। क्वेश्चन आसान है कि विश्व पुलिस और फायर गेम्स 2029 कब की बात कर रहे हैं? तो 2029 की बात कर रहे हैं। और 2029 में विश्व पुलिस और फायर गेम्स आपको कहां पर होते हुए दिखाई पड़ेगी? तो आपको इसका मेजबानी करते हुए दिखाई पड़ेगा अपना भारत। कहां पर दिखाई पड़ेगा? तो अपना भारत में दिखाई पड़ेगा। विश्व पुलिस और फायर गेम्स के बारे में यदि बात करते हैं तो ये 2029 में आपको अपना देश के द्वारा ही किया जाएगा। और कहां पर किया जाएगा? इसका आयोजन आपको अहमदाबाद में किया जाएगा। यदि भारत के बारे में बात करते हैं तो भारत में कहां पर किया जाएगा? तो भारत में ये कहां पर किया जाएगा? तो आपको अहमदाबाद में किया जाएगा। और वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स की यदि बात करते हैं तो इसकी शुरुआत कब से होती है? तो 1985 से होती है। और यह जो है हर 2 साल में इसका आयोजन किया जाता है। कब किया जाता है? तो हर 2 साल में इसका आयोजन किया जाता है। और 2029 का आयोजन जो है आपको अपना देश भारत में अहमदाबाद में होते हुए दिखाई पड़ेगी, ठीक है। तो इसका आयोजन हम लोग करने वाले हैं कब? 2029 में। क्या है खेल? तो विश्व पुलिस फायर एंड गेम्स। चलिए अगले प्रश्न पर बात कर लेते हैं। तो अगला प्रश्न क्या है? तो अगला प्रश्न हम लोगों को दिखाई पड़ रहा है, क्या दिखाई पड़ रहा है? खेलो इंडिया से, ठीक है। खेलो इंडिया कुछ दिन पहले जो आपको दिखाई पड़ेगा, क्या दिखाई पड़ेगा? खेलो इंडिया आपको बिहार में होते हुए दिखाई पड़ेगी, हो चुका है खेलो इंडिया। वो यूथ गेम्स हुआ था, क्या हुआ था? तो बिहार में जो आपको हुआ था तो खेलो इंडिया का यूथ गेम्स हुआ था। आज जो है उसके बारे में आपको रिवीजन करवा देंगे कि कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर रहा था, कब इसका आयोजन किया गया था। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स का रिवीजन करवाएंगे, अंतिम प्रश्न जब हो जाएगा तब करवाएंगे। आइए हम लोग अभी बातचीत कर लेते हैं किसके बारे में? तो खेलो इंडिया यहाँ पर यूनिवर्सिटी गेम्स है। किसके बारे में बातचीत कर रहे हैं? कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स। तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के बारे में बात करते हैं कि ये 2025 में किस शहर में इसका आयोजन किया जाएगा। इसका आयोजन की बात करते हैं, इसका आयोजन आपको कहां पर होते हुए दिखाई पड़ रही है? जयपुर में। तो जयपुर कहां पर है? तो राजस्थान का आपको जिला दिखाई पड़ता है, ये जयपुर। तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 जो है इस साल कब होने वाली? तो नवंबर माह में होने वाली है। नवंबर माह में आपको राजस्थान के कहां पर? जयपुर में ये आयोजित किया जाएगा इसका आयोजन। और युवा मामले और खेल मंत्री वर्तमान में यदि बात करते हैं तो कौन है? डॉक्टर मनसुख मांडविया हैं।
और इन्होंने ही कहा है कि इस साल जो है 200 से ज्यादा विश्वविद्यालय से 4000 से ज्यादा एथलीट 20 विषयों में कर सकते हैं, कि जो खेल कर सकते हैं यदि बात करते हैं तो 20 विषय रहेगा। ठीक है, आपको खेलो इंडिया यूथ, यहाँ पर जो खेलो इंडिया क्या है, यूनिवर्सिटी गेम्स, तो इसमें क्या रहेगा 20 खेल रहेंगे और 20 खेल में कर सकते हैं कि 4000 से ज्यादा एथलीट भाग लेंगे। और कितने विश्वविद्यालय, तो 200 से ज्यादा विश्वविद्यालय एक तरह से कर सकते हैं कि इसमें सम्मिलित होने वाले हैं। तो आपको सीधी सी बात है कि खेलो इंडिया यूथ गेम, यूथ नहीं है सॉरी, आपको खेलो इंडिया क्या है, यूनिवर्सिटी गेम्स। तो यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 कहां पर होने वाला है, तो जयपुर में होने वाला है। यदि बात करते हैं कि यूथ वाला कब हो चुका है आपको बिहार में, तो यूथ वाला जब बिहार में हुआ है तो हम आपको बिहार वाला जो है कुछ देर के बाद आपको रिवीजन करवाएंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पर बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या है उस पर बातचीत करते हैं। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि हाल ही में किस देश में मनुष्यों को संक्रमित करने की कह सकता है कि क्षमता वाले 2 चमगादड़, ठीक है, क्या है, 2 नए चमगादड़ जनित हेनिपा वायरस की खोजे गए हैं। यदि आप प्रश्न पर देखे होंगे, आपको जो थीम दिखाई पड़ा होगा, तो वहां पर आपको बातचीत किए थे, क्या बातचीत किए थे कि 20 नए वायरस खोजा गया। कितना वायरस, तो आप थीम पर देखे होंगे कि 20 नए वायरस खोजा गया, लेकिन यहां पर प्रश्न में क्या है, 2 नए वायरस। तो अब बताइए 20 और नए में 2 में क्या अंतर है या क्या फर्क है, बात करते थे। हाल ही में यहाँ पर क्या है प्रश्न कि किस देश में कह सकता है कि मनुष्यों को संक्रमित करने वाले आपको 2 नए वायरस आपको कह सकता है कि किससे, तो चमगादड़ से। तो 2 नए चमगादड़ जनित क्या कहते हैं, हेनिपा वायरस। क्या है, हेनिपा वायरस। ये खोजे गए हैं, तो आपको कहां से, तो चीन में खोजे गए हैं। यदि चीन की बात करते हैं, अब देखिए क्या अंतर है। 20 देखिए सबसे पहले आपको 22 वायरस की खोज की गई, ठीक है, कितने वायरस, 22 वायरस। और 22 वायरस में आपको 20 वायरस क्या है, एक तरह से खोजा गया कि नया वायरस है। क्या है, ये नया वायरस देखने को मिलता है। उसके बाद यदि बात करते हैं इस 20 वायरस में मनुष्यों को कितना प्रभावित करेगा, तो मनुष्यों को जो प्रभावित करेगा मात्र 2 वायरस। ऐसा माना जाता है कि 2 वायरस जो है मनुष्यों को क्या किया जाएगा, प्रभावित किया जाएगा। आइए उसी के बारे में यहाँ पर जो आपको दिखाई पड़ रहा है हेनिपा वायरस जो दिखाई पड़ रहा है, तो हेनिपा वायरस आपको ध्यान रखना है। तो चीन के वैज्ञानिकों के कह सकते हैं कि चमगादड़ों में 2 नए हेनिपा वायरस की खोज की है, जिससे आपको सार्वजनिक स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं क्या हो सकती है, बढ़ सकती है यहाँ पर। और ये वायरस आनुवंशिक रूप से क्या है कि आनुवंशिक रूप से घातक निपा वायरस का नाम आप सुनेंगे, निपा वायरस और हैंड्रा वायरस। कौन सा वायरस, तो निपा वायरस और हैंड्रा वायरस। और इससे मिलता जुलता कर सकता है, निपा वायरस और हैंड्रा वायरस आपको मिलते जुलते दिखाई पड़ेगी। कौन सा वायरस दिखाई पड़ेगा, आपको हेनिपा वायरस दिखाई पड़ती है। और निपा वायरस आपको केरल में भी निपा वायरस का एक बार अटैक हो चुका है, कह सकते हैं कि आपको निपा वायरस देखने को मिलता था केरल में। तो यहाँ पर चलिए अभी छोड़ देते हैं निपा वायरस के बारे में, बातचीत करते हैं निपा वायरस के बारे में। तो यह जो है आपको मनुष्यों में क्या करती है, आपको इंसेफ्लाइटिस और श्वसन संबंधी बीमारी का ये क्या बनती है, कारण बनती है। तो आपको कौन कौन सी बीमारी, तो इंसेफ्लाइटिस और श्वसन संबंधी कारण बनती है। कौन सा, तो आपको निपा और हैंड्रा। और इसी से मिलता जुलता आपको दिखाई पड़ रहा है कौन सा, हेनिपा वायरस। और इसके आसपास यदि कहीं पर चमगादड़ रहती है और उसके आसपास यदि हेनिपा वायरस का कह सकते हैं कि संक्रमण होता है, तो मनुष्य भी इससे क्या होते जाएंगे, आपको संक्रमण होते हुए दिखाई पड़ती है। तो यहाँ पर जो यदि पानी कह सकता है कि पानी हो सकता है या कुछ भी हो सकता है कि इससे क्या हो जाएगा, मनुष्य संक्रमित होते हुए दिखाई पड़ेगी। तो आप लोग इसका कोरोना के समय भी नाम सुने होंगे चमगादड़ का, और अभी खास करके इस पर अध्ययन किया जा रहा है। तो इस पर अध्ययन जब किया जा रहा है तो आपको याद रखना है कौन सा वायरस, हेनिपा वायरस के बारे में। और हेनिपा वायरस कहां पर इसकी खोज की गई है, तो चीन में इसकी खोज की गई है। चलिए अगले प्रश्न पर बात कर लेते हैं। हाल ही में किस शहर में भारत की पहली क्वांटम कंप्यूटिंग वैली को लॉन्च किया गया है। तो हाल ही में किस शहर में आपको भारत की पहली क्वांटम कंप्यूटिंग के बारे में बातचीत कर रहा है और किस वैली में, तो आपको दिखाई पड़ रहा है अमरावती। नाम सुने होंगे अमरावती। अमरावती किसकी राजधानी है, तो आपको अमरावती आंध्र प्रदेश की राजधानी है। और अमरावती आंध्र प्रदेश की जो राजधानी है, यहाँ पर क्या पहली बार यूज किया जा रहा है, तो आपको पहली क्वांटम कंप्यूटिंग वैली को लॉन्च किया जाएगा। चलिए देख लेते हैं यहाँ पर। तो भारत में जो आपको क्वांटम तकनीक के क्षेत्र में सकता है कि क्रांतिकारी पहल के तहत आंध्र प्रदेश, सीधी सी बात है, ये आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है। और अमरावती में कह सकते हैं कि देश की पहली कब है, तो देश की पहली कह सकते हैं कि कंप्यूटिंग वैली स्थापना आपको जनवरी 2026 तक की जाएगी। कब तक की जाएगी, तो 2026 तक ऐसा अनुमान है, ऐसा माना गया है कि जनवरी 2026 तक जो है आपको अमरावती में
पहली क्वांटम कंप्यूटिंग आपको लॉन्च होते हुए दिखाई पड़ेगी। और नाम आता है, क्या चीज का नाम आता है, तो आपको अमरावती, जो कि राजधानी है किसका, आंध्र प्रदेश का। तो आंध्र प्रदेश की राजधानी है, तो जल्दी से बात कर रहे थे, आंध्र प्रदेश की राजधानी आपको अमरावती है। यदि मुख्यमंत्री की बात करते हैं, मुख्यमंत्री आपको कौन है, चंद्रबाबू नायडू है। और राज्यपाल यदि बात करते हैं, राज्यपाल कौन है, आपको एस अब्दुल नजीर है। और लोकसभा की यदि सीट करते हैं बात आंध्र प्रदेश में, तो लोकसभा कितनी सीटें आपको दिखाई पड़ती है, 25 सीटें दिखाई पड़ती है। और राज्यसभा कितनी सीटें, आपको 11 सीटें दिखाई पड़ती है। चलिए अगले प्रश्न पर बात कर लेते हैं। समय है अभी, अरे बैठना चाहता है तो लोग को बैठने दीजिए, ठीक है, धीरे धीरे बैठने कहेगा, सिर्फ शांति से बैठे रहने। चलिए आइए देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा कह सकते हैं कि शक्तिपीठ एक्सप्रेसवे, और आप लोगों को यदि सीधी से प्रश्न पूछा कि शक्तिपीठ एक्सप्रेसवे किस राज्य की परियोजना है, तो शक्तिपीठ एक्सप्रेसवे जो है आपको महाराष्ट्र की परियोजना है। किसका परियोजना है, तो आपको महाराष्ट्र का परियोजना है। प्रस्तावित नागपुर गोवा शक्तिपीठ एक्सप्रेसवे परियोजना के लिए कह सकते हैं कि भूमि अधिग्रहण को मंजूरी दे दी गई है। और यह परियोजना जो है बहुत पहले से स्टार्ट थी, लेकिन इसको रोका क्यों गया था, कि यहाँ पर जो कह सकते हैं कि 2024 में कोल्हापुर के किसान करते यहाँ पर विरोध कर देते हैं। किसके लिए, तो आपको जो शक्तिपीठ एक्सप्रेसवे चलाया जा रहा था, क्योंकि वहां पर जो है गांव से ये गुजर रही थी, कोल्हापुर गांव से गुजर रही थी, तो कुछ किसान को क्या करना था, यहाँ से हटाया जाना था। ठीक है, तो कोल्हापुर से जब मान चलिए किसानों को हटाया जाएगा, तो स्वाभाविक बात है कि विरोध किया ही जाएगा। लेकिन अब जो है कह सकते हैं कि राज्य सरकार के द्वारा यहाँ तक पूर्णतः मंजूरी मिल गई है ना। भूमि के लिए आपको पता होना चाहिए कि राज्य सरकार के द्वारा मंजूरी दिया जाता है, तो जब जैसे ही राज्य सरकार के द्वारा मंजूरी दिया जाएगा, तो इसके बाद केंद्र सरकार इस पर काम करेगी, है ना। चलिए आइए देख लेते हैं, बात कर लेते हैं कि ये एक्सप्रेसवे आपको कितने किलोमीटर की है और तेज जाने जाएगी। तो ये जो आपको दिखाई पड़ती है शक्तिपीठ एक्सप्रेसवे जो दिखाई पड़ती है आपको 802 किलोमीटर लंबा, ये ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल कर सकते हैं कि 6 लेन वाला गलियारा है। कितने लेन वाला, तो 6 लेन वाला गलियारा दिखाई पड़ता है। और मध्य और पश्चिमी महाराष्ट्र को गोवा से जोड़ेगा। कहां से जोड़ने वाला है, तो ये आपको गोवा से जोड़ते हुए दिखाई पड़ेगी। ठीक है, चलिए ध्यान रखिएगा ये प्रश्न को आपको। और ये जो आपको दिखाई पड़ रहा है शक्तिपीठ, तो हिंदू धर्म के कह सकते हैं कि हिंदू धर्म में आपको कौन सा शक्तिपीठ खास करके इंपोर्टेंट रोल निभाता है। और इसको जो नाम रखा गया है कि हिंदू धर्म से संबंधित है, ये कौन सा हिंदू आपको शक्तिपीठ से। तो चलिए हिंदू धर्म स्थल माने जाने वाले कह सकते हैं कि शक्तिपीठों के नाम पर इसका एक्सप्रेसवे का आपको नाम रखा गया। तो सीधी सी बात है, आपको ज्यादा कुछ याद नहीं करना है। याद क्या करना है कि आपको शक्तिपीठ एक्सप्रेसवे किस राज्य के द्वारा मंजूरी दी गई है, तो आपको महाराष्ट्र के द्वारा। चले अगले प्रश्न पर। ये जो शानदार सा आपको जो दिखाई पड़ रहा है, देख रहे हैं, आपको जो इमेज दिखाई पड़ रहा है, यही शक्तिपीठ का इमेज है। और ये आपको दिखाई पड़ेगा कहां से कहां, आपको पश्चिमी महाराष्ट्र से किसको जोड़ते हुए, ये गोवा को जोड़ते हुए दिखाई पड़ रहा है। तो ये आपको बनाया जाएगा, 6 लेन वाला बनाया जाएगा ये शक्तिपीठ आपको एक्सप्रेसवे। चलिए आज का देख लेते हैं, 10वां प्रश्न देख लेते हैं कि क्या है 10वां प्रश्न। हाल ही में किस दिन को कह सकते हैं कि नया बांग्लादेश दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा है। तो आपको हाल ही में जो है बांग्लादेश कह सकते हैं कि बांग्लादेश के द्वारा जो है एक नया दिवस अब मनाया जाएगा। ठीक है, तो बांग्लादेश के द्वारा 8 अगस्त को क्या किया जाएगा, बांग्लादेश दिवस, है ना। बांग्लादेश कह सकते हैं कि बांग्लादेश दिवस। तो बांग्लादेश दिवस जो है कब अब मनाया जाएगा, 8 अगस्त को मनाया जाएगा। ध्यान रखिएगा क्यों मनाया जाएगा 8 अगस्त को, बात कर लेते हैं। बांग्लादेश कह सकते हैं कि 8 अगस्त को नया बांग्लादेश दिवस मनाए जाने की फैसला कर सकता है या मनाया जाएगा। और क्यों मनाया जाएगा, मनाया इसलिए जाएगा क्योंकि इसी दिन आपको मालूम होना चाहिए कि नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस, जो वर्तमान में कह सकते हैं कि अभी पाकिस्तान बोल रहे बांग्लादेश, तो बांग्लादेश के क्या है आपको दिखाई पड़ते हैं, सलाहकार दिखाई पड़ते हैं। तो नोबेल पुरस्कार विजेता आपको जो मोहम्मद यूनुस दिखाई पड़ते हैं पिछले साल अंतरिम नेता के रूप में क्या लेते हैं, ये शपथ लेते हैं। तो बांग्लादेश के कह सकते हैं कि अंतरिम नेता के रूप में शपथ लेते हैं मोहम्मद यूनुस लेते हैं। और आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि छात्रों के द्वारा क्या किया जाता है, यहाँ पर विद्रोह किया जाता है। और विद्रोह करने के बाद यहाँ पर आपको मालूम होना चाहिए कि 5 अगस्त को किसकी सरकार गिर जाती है, तो यहाँ पर जो शेख हसीना प्रधानमंत्री होती है, इनको यहाँ से एक तरह से कह सकते हैं कि निर्वासित होना पड़ता है, देश छोड़कर यहाँ से भागना पड़ता है। तो शेख हसीना की सरकार यहाँ पर क्या हो जाती है, गिर जाती है। कितने तारीख को, तो 5 अगस्त को। लेकिन 3 दिन के बाद कह सकते हैं कि 3 दिन के बाद आपको दिखाई पड़ता है 8 अगस्त को दिखाई पड़ता है किसकी सरकार बनते हुए दिखाई पड़ता है, तो छात्रों के एक तरह से कह सकते हैं कि नेतृत्व में, कह सकते हैं कि छात्रों के नेतृत्व में आपको दिखाई पड़ता है मोहम्मद यूनुस बनते हैं। क्या बनते हैं, यहाँ के आपको बांग्लादेश के क्या बनते हैं, सलाहकार बनते हैं। और ये नोबेल पुरस्कार विजेता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसी वजह से
अब जो है सरकार कह सकते हैं कि जैसे ही 8 अगस्त को बनी है तो उसको लगता क्या है कि बांग्लादेश को लगता है, ऐसा लगता है कि बांग्लादेश जो है आजाद हुआ कितने तारीख को, 8 अगस्त को। इसी वजह से 8 अगस्त को अब से जो है कह सकते हैं कि इस बार जो आने वाले दिनों में 8 अगस्त को बांग्लादेश पहला आपको दिवस मनाएगा। तो नया बांग्ला दिवस आपको याद रखना है कि बांग्लादेश दिवस आपको 8 अगस्त को मनाया जाएगा। तो ये प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। महत्वपूर्ण इसलिए रहेगा कि पड़ोसी देश है हम लोगों का बांग्लादेश, और जैसे ही पड़ोसी देश है तो यहां से प्रश्न आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। चलिए, आप लोगों को बताए थे कि कुछ रिवीजन करवाएंगे। क्या रिवीजन करवाएंगे? रिवीजन आपको खेलो इंडिया यूथ से, ये अभी जस्ट बात किए थे, क्या बात किए थे? यूनिवर्सिटी गेम्स के बारे में बातचीत किए थे। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के बारे में बातचीत किए थे। तो यूनिवर्सिटी गेम्स के बारे में बातचीत कर चुके हैं। यहाँ पर जो आपको बातचीत कर रहे हैं किसके बारे में बातचीत कर रहे हैं? खेलो इंडिया यूथ गेम्स। ये हो चुका है, कहां पर हुआ है? ये आपका क्या है? रिवीजन का है। तो थोड़ा सा रिवीजन, एक दो प्रश्न रिवीजन करवा देंगे जिससे कि आपको जो भूल चुके होंगे आपको याद आ जाएगा। चलिए देख लेते हैं। तो ये आपका जो खेल होता है कब होता है? तो 4 से 15 मई को कहां पर होती है? कह सकते हैं खेलो इंडिया के तहत ये आपका आयोजन होता है बिहार में। कहां पर होता है? इसका संस्करण कह सकते हैं कि 7वां संस्करण था, और 7वां संस्करण इस बार जो आयोजन होता है खेलो इंडिया यूथ गेम्स, खास करके ध्यान रखिएगा ये यहाँ पर यूथ गेम्स है। यूथ गेम्स का 7वां संस्करण आपको दिखाई पड़ता है बिहार में होते हुए दिखाई पड़ती है। और बिहार में यदि बात करते हैं कि बिहार के किन जिलों में, तो बिहार के 5 जिलों में। कितने जिलों में? तो बिहार के 5 जिलों में। कहां कहां पर? तो पटना, राजगीर, उसके बाद बेगूसराय, गया और भागलपुर में इसका आयोजन किया गया था। जबकि 3 प्रमुख कह सकते हैं कि स्पर्धा है जो कि बिहार में इसका कह सकते हैं कि खेल जगह नहीं था, या कह सकते हैं कि इसका व्यवस्था नहीं था। यदि व्यवस्था नहीं था तो इसके लिए कहां पर किया गया था? इसका आयोजन दिल्ली में किया गया था। कौन कौन सा? जैसे कि जिम्नास्टिक, स्विमिंग और साइकिलिंग। इसका जो कह सकते हैं कि साइकिलिंग के लिए हम लोगों के पास अभी ट्रैक नहीं है, राजगीर में ट्रैक अभी तैयार नहीं हुआ है। तो ट्रैक सब जब तैयार नहीं थे इसका आयोजन कहां पर किया गया था? तो दिल्ली में किया गया। तो आपको ध्यान रखना है, बिहार के साथ साथ क्या दिल्ली भी याद रखना है। आपको ऑप्शन में दे चुका है, ये प्रश्न पूछा जा चुका है, ठीक है। बिहार एसएससी का यदि आप सेट बना रहे होंगे तो बिहार एसएससी का सेट में आपको ये प्रश्न मिल चुका है, ठीक है, करंट अफेयर्स के तहत। चलिए यहां पर और देख लेते हैं, रिवीजन में देख लेते हैं, इसी जगह देख लेते हैं यूथ गेम्स में सबसे नंबर 1 पर कौन सा राज्य आता है? तो महाराष्ट्र आपको बता चुके हैं। वैसे एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं कि महाराष्ट्र 158 पदक के साथ कह सकते हैं क्या रहता है? को पदक तालिका में पहला स्थान प्राप्त करता है। इसमें 58 स्वर्ण जीतता है, 47 रजत और 53 क्या कांस्य पदक जीता जाता है इनके द्वारा। उसके बाद हरियाणा कह सकते हैं कि हरियाणा जो आपको 117 पदकों के साथ क्या रहता है? दूसरे स्थान पर आता है। और राजस्थान का यदि बात करते हैं तो राजस्थान आपको तीसरे स्थान पर आता है। यदि अपना बिहार में हुआ है तो अपना बिहार कितने स्थान पर आता है? तो बिहार जो आपको किस स्थान पर दिखाई पड़ रहा है? ये 36 पदक के साथ आपको दिखाई पड़ रहा है 15वें स्थान पर। कितने स्थान पर? तो बिहार में हुआ है तो बिहार को भी आपको याद रखना है कि स्थान पर आता है, तो ये 15वें स्थान पर आता है। चलिए, आप लोगों से पिछला वीडियो में क्या प्रश्न पूछे थे उसका सही जवाब क्या है जल्दी से बता दीजिए। निम्नलिखित में से किस शहर में अंतरराष्ट्रीय आलू केंद्र है ना, आलू केंद्र आपको दक्षिण एशिया क्षेत्रीय की स्थापना की गई थी? इसका तो सही आंसर, जो अधिकांश छात्रों ने इसका सही आंसर दिया है, तो जो आंसर दिया उससे बहुत बहुत शुक्रिया, ठीक है। इसका आंसर क्या है? तो आगरा है। आइए देख लेते हैं हम लोग आज का प्रश्न क्या है। आज का प्रश्न देख लेते हैं। तो आज का प्रश्न जो है आपको कल के वीडियो पूरे विस्तार से बताए थे। तो आज का ये जो प्रश्न आपको दिखाई पड़ रहा है, निम्न में से किस राज्य में भारत के पहले तितली अभ्यारण्य का उद्घाटन किया गया है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो आपको कहां पर इसका जवाब देना है? तो इसका सही जवाब क्या है? तो आपको जवाब देना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। और जो भी जवाब आपको लगता है, 4 ऑप्शन जो भी आपको सटीक जवाब लगता है वो ऑप्शन आपको देने की कोशिश करिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में।